नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग नवम के राजनीति विज्ञान के द्वितीय चैप्टर, जिसका नाम है संविधान निर्माण। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, और हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो भारत के नेता थे, उन्होंने किस तरह से संविधान निर्माण के लिए कौन कौन से प्रक्रियाओं को अपनाया। और भारत का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, इस संविधान के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आई। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और हम देखते हैं भारत में संविधान निर्माण का रास्ता। मैं इसके पूर्व में बता दूं कि इस चैप्टर में दक्षिण अफ्रीका की जो स्थिति थी, जहां पर श्वेत और अश्वेत के बीच में काफ़ी असमानता थी, वैसे में वहां के लोकतंत्र की स्थापना करना एक बेहद ही मुश्किल कार्य था। परंतु भारत की स्थिति यहां से बिल्कुल भिन्न थी। भारत एक विशाल देश था और इसमें काफ़ी विविधताएं थी। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय यहाँ पे 545 से अधिक जो रियासतें थी, उन्हें भी स्वतंत्र किया गया था। इसमें सबसे पहले संविधान निर्माण की बात कैसे भारत में आई, उस पर हम जिक्र करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत में 1909 ईस्वी में एक सुधार हुआ था, जिसे हम मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। ये सुधार की प्रक्रियाएं जो हैं वो धीरे धीरे हर एक 10 वर्ष पर होती थी, जिसमें संवैधानिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता था। फिर उसके बाद 1909 के बाद 1919 ईस्वी में हुआ। फिर जब 1929 ईस्वी में होने की बारी आई, तब साइमन कमीशन भारत आया, जो 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और वह 1928 में भारत में आया। जब भारत में आया तो यहाँ पर वो संवैधानिक मूल्यांकन के क्रम में उसने भारतीय लोगों से जानने का प्रयास किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आखिर किस प्रकार से काम कर रही है और क्या आप इसके काम से संतुष्ट हैं। इसी बीच में सबसे पहले 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया था, और जिसे ब्रिटिश सरकार को पेश किया गया, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इस रिपोर्ट में बताने का प्रयास किया गया कि भारत में संवैधानिक मूल्यांकन की आवश्यकता कितनी है, या फिर उसमें ये कोशिश की गई बताने की कि भारत के संविधान की रूपरेखा किस प्रकार से होनी चाहिए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। कहने का मतलब है कि उनके इस रिपोर्ट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहीं से आरंभ होती है भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं। हम अगर इसके आगे चरण में देखेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराची में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में भी भारत में संविधान का निर्माण कैसे हो और उसमें कौन कौन सी नीतियों को लाया जाए, और जो वर्तमान समस्याएं हैं उन्हें कैसे इससे दूर किया जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बृहद विचार विमर्श किया गया था, जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाता है। 1931 का जो कराची का अधिवेशन था, इस अधिवेशन में प्रमुखतः 2-3 चीज़ों पर बल दिया गया, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में था, स्त्री पुरुष की समानता के बारे में बात की गई थी, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार किस प्रकार से मिले, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो नेहरू रिपोर्ट के बाद फिर 1931 ईस्वी की जो कराची अधिवेशन था, वो संविधान के निर्माण के अगले स्टेप को इंगित कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि औपनिवेशिक जब शासन थी, प्रणाली थी यहाँ पर, तब चुनाव भी होते हैं। तो जब उसमें चुनाव हो रहे थे ब्रिटिश सरकार के समय में, तो वहाँ पे सभी लोगों को एक समान वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि समाज के जो संभ्रांत वर्ग के लोग थे वही वोट दे सकते थे, और जो समाज के जो पिछड़े या जो कॉमन मैन थे उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो ये जो विसंगतियाँ थीं, इस पर भी भारतीय नेताओं के द्वारा विचार विमर्श किया गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि किस तरह से उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया गया। फिर अगर हम देखें तो आपको ज्ञात होगा कि 1935 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया गया था, जिससे अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है 1935 के अधिनियम से ही आरंभ होता है। तो इस अधिनियम में बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया था, और ये जो चीज़ें हैं वो संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब 1935 के बाद हम अगर चले तो फिर बाद में एक चुनाव होता है, जिससे अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। उस समय तक सरकार तो बन गई थी, परंतु एक मोटे तौर पर संविधान की कमी थी,
और उस संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक था कि ये जो सारी विविधताएं थी देश की, या कोई जो समस्या थी, या जो हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, ये जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा को लेकर भी एक चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी कर रही थी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रियाएं थी वो 1928 में, फिर 1931 में, फिर 1935 में, फिर उसके बाद आगे स्वतंत्रता जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे ये प्रक्रिया भी बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक मिशन आया था 1946 ईस्वी में, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। उस मिशन का भी यही उद्देश्य था और उसने संविधान निर्माण के बारे में भारतीय नेताओं से बात की थी और उन्होंने कहा था कि अगर आप भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको सबसे पहले संविधान का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये बात 1946 ईस्वी की है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 ईस्वी में हमारा देश हुआ था। तो उस परिस्थिति में हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि हम संविधान का निर्माण कैसे करें। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था कि किस प्रकार से हम अपने संविधान का निर्माण करें ताकि जो विविधता थी देश में, जो असमानता थी, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, तो ये सारी चीज़ों के बीच में एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिससे हर एक आदमी जुड़ा हो और प्रत्येक आदमी को ये एहसास हो कि वह भारत का नागरिक है, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे में सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके पूर्व में ही जो भारतीय नेता थे वो विश्व के अलग अलग जो घटनाक्रम थी उन घटनाओं से या फिर वहाँ के संविधान से उन्होंने सीखने का या प्रयास किया, जिसमें अगर हम देखें तो फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका जो मेन उद्देश्य था या मेन मोटो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो इस प्रक्रिया को अपनाने का, लेने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ के मूल जो अधिकार थे उस पर काफ़ी अध्ययन किया गया कि कौन कौन से हम लोग को नागरिकों को अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश सरकार का संसदीय प्रणाली हो, चाहे वो रूस में समाजवाद की जो परिभाषा थी उसको जो इंगित करने वाली चीज़ें थी। तो ये अगर देखें तो विश्व के अलग अलग जो घटनाक्रम थी उन्हीं घटनाक्रमों से सीख लेकर संविधान निर्माण के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। ऐसे में तत्कालीन समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक बहुत बड़े कानूनविद थे और तत्कालीन समय में उन्हें सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता था। तो उन्हें एक जिम्मेवारी दी गई कि वो इस संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो आगे हम देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया अब आगे अपनाई जाती है। सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया। वो कब किया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में, जिसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। तो ये जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था उस संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य शामिल थे और इनका कार्य था कि संविधान के लिए अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करना और जो सबसे सर्वोत्तम हो उसको संविधान सभा में या संविधान में उसको अंकित करना। तो इस क्रम में एक और समिति थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसका नाम था प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसमें चुना गया और उनका कार्य जो था वो विभिन्न समितियों के द्वारा लाए गए प्रस्तावों को अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, उससे संबंधित चीज़ों का बहस करना और उसके जो मूल सार हैं उसके निकालना और निकालने के बाद उस संविधान में लाना। तो ये बहुत ही प्रारूप समिति का कार्य बहुत ही अहम था और इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो जो संविधान सभा का निर्माण किया गया उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग कमेटियों के प्रमुख थे या समितियों के अध्यक्ष थे जो अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। जब बंटवारा होता है तो संविधान सभा एक भारत का अलग हो जाता है और पाकिस्तान का अलग हो जाता है। तो यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण होने के बाद ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में इनका बंटवारा होना से कहीं न कहीं इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। संविधान सभा के गठन के 3 वर्ष और 114 बैठकों के बाद यह तय हुआ कि संविधान हमारा कैसा होगा और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस संविधान की रचना की गई। ये संविधान हमारा बना, इसमें जो सदस्य थे वो अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय
के लोग थे, ताकि संविधान का जब निर्माण हो तो कभी किसी को यह प्रतीत नहीं हो कि यह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या फिर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ। अब यहाँ सवाल उठता है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था तब वहाँ पर इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया था, इसलिए यहाँ पे 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र किया गया। यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि जो संविधान हम लोग का बना, तो इस संविधान के प्रत्येक धारा, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अनुच्छेद, उन पर काफ़ी गहन चर्चा हुई और उसके बाद जो मूल सार था उन्हें लिया गया। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें जो होने वाली बैठकें थी, वो जो सारी चीज़ें हो रही थी, उनको रिकॉर्ड किया जाता था। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकॉर्ड्स कहा जाता है और इसकी लगभग 12 मोटी मोटी पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। तो कहने का उद्देश्य ये है कि भारतीय जो संविधान के निर्माता थे या जो सदस्य थे, उन्होंने काफ़ी एहतियात से और काफ़ी सावधानीपूर्वक भारतीय संविधान को लिखने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया, तो इसमें लोगों की जो आस्था थी वो आखिर कैसे बढ़ी, क्योंकि विश्व के जो अन्य देशों के संविधान थे वो कहीं ना कहीं बाद में उन्हें फिर से लिखना पड़ा या बहुत सारे लोगों ने उन देशों के संविधानों का बाइकआउट किया, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं थी। संविधान में जो सभा में लोग थे वो कहीं ना कहीं निर्वाचित थे और उनके सहमति, उनकी प्रेरणा और उनके सामंजस्य के बाद ही इस संविधान को आत्मसात किया गया। इसलिए भारतीय संविधान में जितने भी राजनीतिक दल हैं या देश के नागरिक हैं, उन सभी की आस्था झलकती है। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य को। तो बुनियादी मूल्य का मतलब ये हुआ कि जो संविधान हम लोग का बना, तो उसके मूल भाव क्या थे, उसका सार क्या था, क्यों हम संविधान में आस्था रखें, आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या था। तो उसमें यहाँ पर आपके किताब में 3 उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि इतने बड़े संविधान निर्माण के कार्य में महात्मा गांधी की कोई भूमिका ही नज़र नहीं आती है, जबकि वो खुद भी बैरिस्टर थे। लेकिन वो जब संविधान निर्माण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्त्री और पुरुषों की समानता की बात कर रहे थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा जातीय असमानता पर विशेष बल दिया गया कि अगर हम आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से हम संपन्न भी हो जाएं, लेकिन अगर इन्हें सामाजिक समानता प्राप्त नहीं होगी तो ये संविधान के होना एक बेमानी है। उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके अपने विचार थे। वो चाहते थे कि भारत का संविधान ऐसा हो कि जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को यह महसूस हो कि वो इस देश का एक अहम हिस्सा है। आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।